वेलकम टू द जीएफटी पाथ एजुकेशन। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस बार जो 72वीं बीपीएससी का एग्जाम होने वाली है उसमें आपके 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर दोस्तों आपका 4 ऑप्शन में कोई आंसर नहीं आपको मिल पाती है तो आपको 5वें ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों इस टॉपिक का आज मेरा तीसरा वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लेंगे। तो आइए दोस्तों आज की सेशन का हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ऑप्शन ए है आपका मुख्यमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है आपका राज्य मंत्रिमंडल, डी है आपका मुख्य सचिव और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और राज्यपाल के बारे में दोस्तों हमने प्रथम वीडियो में बता रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्सादन समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। और ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 168, 169, 170, 171 और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। दोस्तों अगर इन 4 ऑप्शन में आप कोई आंसर आप नहीं भी टिक करना चाहते हैं फिर भी आपको एएमआर शीट पर ई ऑप्शन के सामने आपको गोला लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बार से ऐसी पैटर्न कर दी गई है जिससे क्या होता है कि कुछ ऐसे बीपीएससी के अंदर कर्मचारी हैं जैसे कि उनका मानना है कि कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जो कि सेटिंग का काम अंदर से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देखते हैं दोस्तों, कि इस क्वेश्चन का सही जवाब मेरा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी में क्या कहा गया है कि 169 में कि विधान परिषद बनाई जा सकती है और उसे समाप्त भी किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि विधान परिषद में बिहार में टोटल कितने सदस्य होते हैं। तो ये हैं अभी दोस्तों 75। ठीक है दोस्तों, और मैक्सिमम दोस्तों कितने हो जाते हैं, तो मैक्सिमम विधानसभा का कितना होगा, 1/3 भाग ही हो सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके विधानसभा में सदस्य नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं कि किन किन स्थानों पे या किन किन राज्यों में अभी विधान परिषद है। तो अभी वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद है। देखिए दोस्तों शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप ध्यान देंगे। पहला है आपका बिहार, यूपी, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, और एक और है दोस्तों कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो इन 5 को आप ध्यान रख लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि 168 क्या है और 170 क्या है। तो 168 में जो कही गई है दोस्तों, पहले इसे मिटा लेते हैं। 168 में आपका विधानसभा की बात कही गई है और 170 में विधानसभा का गठन की बात कही गई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि विधानसभा में टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं और उससे कम कितने नहीं हो सकते हैं। तो टोटल जो मैक्सिमम होते हैं दोस्तों, तो मैक्सिमम इसमें 500 हो सकते हैं। और अभी वर्तमान समय में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें कहाँ पर है, तो ये है यूपी में, आपका 400 प्लस है। ठीक है दोस्तों, अब कम कितने से नहीं हो सकता, तो मिनिमम इसमें आपका 60 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कई राज्यों में ऐसा है कि आज भी अपवाद है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था या विधान परिषद का अस्तित्व में है। तो पिछले क्वेश्चन में दोस्तों मैंने इसकी चर्चा कर दी है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है दोस्तों विधानसभा में, पिछले क्वेश्चन में आपको हमने इसकी चर्चा कर दी है, 500 हो सकती है मैक्सिमम। और कम कितनी हो सकती है दोस्तों, तो मिनिमम आपका 60 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विधान परिषद की सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी आवश्यक है। तो कितनी होनी आवश्यक है दोस्तों, तो ये है आपका 40। यानी कि 40 जो है मिनिमम है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम आपका विधानसभा का 1/3 भाग होता है। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान समय में बिहार में आपके कितना है, तो बिहार में आपका है 75। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। यानी कि मुख्यमंत्री से नियुक्ति से रिलेटेड कौन से आर्टिकल है। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 163, 164, 165, 166 और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार प्रथम विधि सलाहकार
या कानूनी अधिकार कौन होता है, यानी कि राज्य स्तर पे जो कानून से संबंधित जो सलाह देता है वो कौन होता है। ऑप्शन ए है आपका महान्यायवादी, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश, विधि सचिव, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। और सेंट्रल में कौन सा होता है दोस्तों, केंद्र में, तो केंद्र में आपका होते हैं कौन कौन होते हैं, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी दोस्तों कौन से आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल इसका 76। और राज्य में कौन होता है, महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता की दोस्तों नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए है आपका 165, 175, 215, और डी है आपका 225, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सत्र बुलाने और उसे भंग, सत्रसान या विघटन करने की शक्ति किसे प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, विघटन या भंग करने की शक्ति किसको प्राप्त है। ऑप्शन ए है आपका मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है कौन सा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्योंकि भंग करना या सत्रसान करना, विघटन का मतलब होता है दोस्तों पूरा लोकसभा को ही, मतलब पूरा जो विधानसभा होती है उसको ही भंग कर देना, यानी कि कोई भी मंत्री अब मंत्री पद पे नहीं रह जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी राज्य के विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करेगा। ऑप्शन ए है आपका वर्तमान मुख्यमंत्री पे, यानी कि उस समय जो मुख्यमंत्री है उन पे, बी है आपका राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री स्वाविवेक से, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यानी कि स्वाविवेक की शक्ति से वो क्या करेगा कि जिनके पास, यानी कि जिन पार्टी के पास सीटों की संख्या सबसे अधिक है उसी को सरकार बनाने के लिए क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। अगले क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन ए है आपका 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, और प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके अंदर टोटल 3 सूचियाँ होती हैं। कौन कौन से होती है, एक होता है केंद्र का, एक होता है स्टेट का, और एक होता है आपका समवर्ती। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है एक मूल संविधान में क्या था, और वर्तमान में क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मूल जो सेंट्रल में था वो था 97, अभी हो गई है कितनी, 100। ठीक है दोस्तों, कितनी हो गई है, तो अभी हो गई है इसमें 100। और दोस्तों स्टेट में कितने थे, तो स्टेट में जो पहले थे वो थे आपके 66, लेकिन अब कितने हो गए हैं, अब हो गए हैं 61। समवर्ती सूची में क्या है स्थिति दोस्तों, तो पहले थे 47 और अब कितने हो गए हैं, अब हो गए हैं 52। ठीक है दोस्तों, तो इससे दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछी जा चुकी है कि मूल में कितनी थी और वर्तमान में कितनी है। ठीक है दोस्तों, सी का मतलब होता है दोस्तों सेंट्रल, ए का मतलब स्टेट हमने लिखा है यानी कि राज्य सूची, और ये है सी मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची, और ये समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बाकी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। तो बाकी ऑप्शन में 5वें ऑप्शन में क्या कहा गया है दोस्तों, तो 5वें ऑप्शन में है जो आपका वो SC ST से संबंधित प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, 6ठी अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो 6ठी अनुसूची में 4 ऐसे राज्य हैं जो पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के, उनके लिए प्रावधान किया गया है, जैसे कि असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम के बारे में चर्चा की गई है। 7वीं तो आपको बता दी, और 8वीं में क्या है दोस्तों, तो इसमें 22 भाषाओं की जिक्र है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्ति किसे सौंपी गई है। ऑप्शन ए है आपका केवल राज्य सरकार को, केवल केंद्र संघीय संसद को, केंद्र और राज्य दोनों को समान रूप से, डी आपका स्थानीय निकाय, और ये आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान रख लीजिए। तो अवशिष्ट शक्ति, जैसे कि दोस्तों कुछ शक्तियाँ बच जाती है, जैसे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो है केंद्र सरकार के पास। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे केंद्र सरकार हो गया, स्टेट सरकार, और एक और होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं कि केंद्र सूची यानी कि संघीय सूची, राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची।
तो दोस्तों आपको जो हमने वर्तमान में बताया, वर्तमान में इसमें 100 हैं, इसमें कितने हैं दोस्तों 61, और इसमें कितने हो गए हैं टोटल 52। तो दोस्तों जो इस पर जो 100 जो सूचियाँ या विषय जो दी गई है, इस पर केवल सेंट्रल सरकार ही क्या करती है, कानून बना सकती है। और स्टेट के अंदर कितने हैं 61, तो 61 विषय पर वो क्या करती है, कानून व्यवस्था बना सकती है। और समवर्ती सूची दोस्तों ऐसी होती है जिसमें केंद्र और स्टेट दोनों मिल करके क्या करते हैं, इस पे कानून बनाते हैं। लेकिन अपशिष्ट शक्ति पर केवल एकलौता अधिकार किसके पास होता है, तो वो होता है केंद्रीय संसद को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रारंभ में राज सूची का विषय था, इसे संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो वो कौन सी दोस्तों संशोधन था जिसके तहत उसमें डाल दिया गया था? ऑप्शन ए है आपका 24वां संविधान संशोधन, बी है आपका 42वां, 44वां, 52वां, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है आपका यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इन जो समवर्ती सूची की जो बात कही गई है वो कहाँ से ली गई है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है दोस्तों, यानी ऑस्ट्रेलिया से ये चीज़ें ली गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको इसको डिटेल डिस्कशन कर दिया है। तो ये कौन सा है? ऑप्शन सी। और सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ है 1983 में, और इसने क्या किया था कि 87 में, यानी कि 1987 में अपना क्या किया है कि रिपोर्ट पेश किया है, रिपोर्ट पेश किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य गृह मंत्री, डी है आपका राज्यों के मुख्यमंत्री, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इसके जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। लेकिन दोस्तों इसका गठन कौन करता है? तो ये गठन करता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का सृजन किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए है आपका भारत के संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्पों से, डी है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इसका सही जवाब देंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है? संसदीय कानून द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रथम अभी वर्तमान में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो टोटल है इसमें कितने? 5। टोटल कितने हैं दोस्तों? टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। ठीक है दोस्तों। और प्रथम कब गठन हुआ था? तो प्रथम जो गठन हुआ था वो हुआ है आपको 1957 में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कौन करता है? होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, यानी गृह मंत्रालय इसकी अध्यक्षता करता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है आपका 1950 में राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, बी है आपका 1950 में संघीय मंत्री मंडल के संकल्प द्वारा, सी है आपका 1951 संसद के अधिनियम द्वारा, और डी है आपका 1947 संविधान संशोधन द्वारा, और ई ऑप्शन है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। और योजना आयोग दोस्तों अब क्या बन गई है? तो अब बन गई है यही, कौन सा बन गई है? नीति आयोग। और नीति आयोग कब बनी है दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को बनी है दोस्तों। 1 जनवरी 2015 को, 15 है दोस्तों, 15 को ये बन गई है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन ए है आपका राज्य योजना आयोग और नीति आयोग के सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, डी है उपयुक्त सभी, और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इसमें दोस्तों जो शामिल होते हैं वो सभी शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सभी लोग शामिल होते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो ये हुआ है 6 अगस्त कब? 1952 को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 15 अगस्त
2014, 26 जनवरी 2015 और ये आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका कौन सा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म जो कि होता है NITI, नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप देख लेंगे। इसका क्या नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की संस्था है। ऑप्शन ए है आपका वैधानिक निकाय, ऑप्शन ए है आपका संवैधानिक निकाय, बी है आपका वैधानिक निकाय, सी है आपका गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय, डी है आपका एक स्वायत्त शासी सरकारी विभाग और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका कौन सा, ये गैर संवैधानिक है और परामर्शदात्री निकाय है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है आपका 1990, 1993, 95, 1998 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनिवार्य रूप से कौन होना चाहिए। ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, बी है आपका भारत का महान्यायवादी, सी है आपका कोई प्रख्यात कानूनविद या विशिष्ट वकील, डी है आपका गृह मंत्रालय या कोई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है कौन सा, ऑप्शन ए सही जवाब है। इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो 5 साल या 70 साल होता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, 70 साल इसका सबसे मैक्सिमम होती है कार्यकाल, यानी कि 70 साल पूरा हो जाए तब ये रिटायर हो जाएगा, नहीं तो 5 साल ये कार्यकाल अपना पूरा कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस कानून के तहत हुई थी। ऑप्शन ए है आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 और एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। अब सूचना आयोग दोस्तों बनी कब थी, तो 2005 में, और ये लागू कब से हुई है, तो 2006 से लागू हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन है आपका संथानम समिति, गोरेवाल समिति, कृपालिनी समिति, डी है आपका प्रशासनिक सुधार आयोग और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। और ये दोस्तों बनी कब है, तो ये बनी है आपको 1964 में। और ध्यान देंगे दोस्तों, इसका जो कार्यकाल होती है वो कितना होता है, 4 साल का होता है। एकमात्र ऐसी संस्था है दोस्तों जिसका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका 2011, 2013, 2015, 2016 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका 2013। और पहले लोकपाल कौन थे दोस्तों, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है दोस्तों, पिनाकी चंद्र घोष यानी PC घोष भी इनको बोला जाता है, PC घोष भी इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन किया गया था। ऑप्शन है आपका उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो है आपका कौन, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, और ये हुआ कब था, तो ये हुआ है 1971 में। ठीक है दोस्तों। और लोकायुक्त तो दोस्तों करता क्या है, तो ये दोस्तों भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार जैसी जो गतिविधि होती है उस पर रोक लगाने का ये काम करता है, यानी कि उसकी जांच करता है। आगे बढ़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगाने का आधार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल। तो ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 352, 356, 360, 365 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो पहले वीडियो में दोस्तों इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं और यहाँ दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये है आपका कौन सा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था।
ए है आपका आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण, संवैधानिक तंत्र की विफलता, डी है आपका देशद्रोही, और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है कौन सा आपको, तो ये होगा आंतरिक अशांति। और ये दोस्तों संविधान संशोधन हुआ कब है, तो ये हुआ है आपको 1978 में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे। इसमें दोस्तों बेसिकली 3 तरह का होता है, एक बाह्य आक्रमण होता है, एक आपका होगा सशस्त्र विद्रोह, और एक और क्या हो गया, ये कौन सा है दोस्तों, युद्ध के कंडीशन में। ये 3 कंडीशनों पे क्या होता है कि 352 आर्टिकल लगाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के समक्ष स्वीकृति हेतु कितने समय के भीतर रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए है आपका 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, और ये आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, 1 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, स्वीकृति मिल जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात लागू होने पर कौन से मौलिक अधिकार स्वचालित रूप से अनुच्छेद 358 के तहत निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो ये कौन सा है दोस्तों कि जो कि निलंबित कर दिया जाता है, तो वो है आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन ऐसा आर्टिकल है जो कभी निलंबित नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आपात में, तो वो कौन सा है, तो वो है आपका 20 और कौन सा है 21। ये दोनों आर्टिकल है जो कभी भी निलंबित नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आपात में। और दोस्तों एक बात और बताता चलूँ आपको कि यहाँ पे निलंबन की बात तो कही गई है, अगर राष्ट्रपति चाहे कि किसी और आर्टिकल को मुझे निलंबन करना है मूल अधिकार के अंदर तो वो कर सकता है, उसके अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाई जा सकती है। ऑप्शन ए है आपका 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, अनिश्चित काल, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है कौन सा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और दोस्तों इसके लिए जो अनुमोदन मिलना चाहिए मतलब बढ़ाने के लिए, तो वो कितना होगा, 2 महीने पे, 2 महीने पे क्या होता है कि इसका अनुमोदन होना चाहिए। और एक बार अनुमोदन मिलने पे ये क्या होता है कि 6 महीने बढ़ा दिए जाते हैं, और ऐसे ऐसे करके 3 महीने तक जाता है। एक बात और ध्यान रख लेंगे दोस्तों कि इस अब राष्ट्रपति शासन के तहत कोई भी फंडामेंटल राइट को क्या होता है कि अब्सेंट नहीं किया जाता है या समाप्त नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा चुका है। ऑप्शन ए है आपका केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक भी बार भी नहीं, और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि एक भी बार अभी तक लगाई नहीं गई है वित्तीय आपातकाल। अब वित्तीय आपातकाल दोस्तों है कौन से आर्टिकल में, तो इसके लिए आर्टिकल है आपका 360। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रख लेंगे। और इसके भी अनुमोदन के लिए दोस्तों कितना चाहिए, 2 महीने, 2 महीने पे इसके अनुमोदन होने चाहिए। और ये जो रह सकता है वो अनिश्चित काल तक चल सकता है, अगर अनुमोदन होता रहा 6 महीने बढ़ाने के लिए तो ये अनिश्चित काल तक चल सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 352, 360, 368 और 370, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है आपका, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, 370 आर्टिकल क्या था दोस्तों, तो ये था आपका जम्मू कश्मीर से रिलेशन रखता था, यानी कि JNK से था, जो कि अब क्या हो गया कि अब इसे हटा दिया गया था, यानी कि विशेषाधिकार दिया गया था लेकिन अब खत्म हो गई है। आगे बढ़ते दोस्तों, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में दिया था। ऑप्शन ए है आपका गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, मिनर्वा मिल्स 1980, इंदिरा गांधीवाद 1975, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो जो मूल ढांचे का सिद्धांत दोस्तों दिया गया था वो किस में दिया गया है, तो वो दिया गया है आपको केशवानंद भारतीवाद में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आप क्वेश्चन को ध्यान रख लेंगे क्योंकि कई बार पूछा गया और इसका ईयर भी पूछी गई है कि 1973 में क्या हुआ था, केशवानंद भारतीवाद आई थी। ठीक है दोस्तों, और इन केसों का दोस्तों ज़्यादातर ईयर पूछते हैं कि गोलकनाथ केस कब आई 67 में, मिनर्वा मिल्स कब आई तो 80 में, इंदिरा गांधीवाद कब आई है तो 1975 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का पहला संशोधन
किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है आपका 1950, 1951, 1952, 1955 और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है? तो आपको ऑप्शन ए सही, बी सही है। ठीक है दोस्तों। और इसमें दोस्तों किया क्या गया था? तो इसमें कई सारे बदलाव किए गए थे, टोटल 7 बदलाव किए गए थे। ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये दोस्तों आपको पहले ही वीडियो में मैंने चर्चा कर दिया है इसकी। ऑप्शन है आपका 7वां, 24वां, 42वां, 44वां और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है कौन सा? 42वां। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ है 1976 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ध्यान देंगे दोस्तों, जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 51, 1951, 7वां संविधान संशोधन 1956, 42वां 76, 44वां 78 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इसे जो जोड़ा गया था दोस्तों वो पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों। और अभी मेन अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल है 12। ठीक है दोस्तों। और ये जो 9वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित था? तो उससे भूमि से था, भूमि और जमींदारी व्यवस्था को उन्मूलन से था ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधी भाषा को लेकर के संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 15वीं आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया था। तो ये कब किया गया है और किस संशोधन के तहत किया गया है? आपसे ये पूछी गई है। ऑप्शन ए है आपका 21वां संविधान संशोधन, 71वां, 92वां, डी है आपका 42वां और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये हुआ कब था। तो ये दोस्तों जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967 में। ठीक है दोस्तों। 71वां संविधान संशोधन ये भी दोस्तों भाषा से ही संबंधित थी और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1992 में। अब दोस्तों पूछी जाती है कि इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो इसमें दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन थी? तो एक था कोंकणी, मणिपुरी और एक और क्या था आपका? तो एक और था नेपाली, नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। 92 नंबर संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ है? और ये भी भाषा से था। तो ये हुआ है आपका 2003 में और ये भी भाषा से था और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। पहली भाषा कौन सी दोस्तों? तो ये था आपको बोडो, डोंगरी, मैथिली और एक और क्या था दोस्तों? तो एक था आपका संथाली। ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए है आपका 101वां संविधान संशोधन, 102 नंबर संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो इसमें दोस्तों ये कहा गया था कि इसमें पहले क्या था कि ओबीसी का जो भी दर्जा दिया जाता था तो किसके द्वारा दिया जाता था? राज्य के द्वारा। लेकिन जब 102वां संविधान संशोधन हुआ तो इसे क्या किया? इसे रद्द कर दिया गया, काट दिया गया और 105वां एक संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। तो इसमें क्या किया था कि फिर से राज्य को अधिकार ओबीसी पर दे दिया गया था। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, 102 में राज्य को जो ओबीसी की दर्जा देती थी उसको समाप्त किया गया था और 105वां संविधान संशोधन उसमें फिर से पुनः बहाल कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। अब बाकी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या था। 101वां जो संविधान संशोधन है वो आपका किससे है? तो वो है आपका जीएसटी से। ठीक है दोस्तों। 103वां संविधान किससे है? तो ईडब्ल्यूएस से, जिसमें क्या होता है कि जनरल में जो लोग जो पिछड़ गए हैं इकोनॉमिक्स रूप से उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। 104वां क्या है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों जो एंग्लो इंडियन थे इनको समाप्त कर दिया गया और SC ST के लिए क्या किया गया था? 10 साल के लिए आरक्षण की दायरा बढ़ा करके कब कर दिया गया है? तो ये क्या कर दिया गया है? 2030 तक। ठीक है दोस्तों। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ है आपको 2019 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, यहीं पे एक चीज़ और देख लीजिए कि अभी एक और संविधान संशोधन हुई है और 106 नंबर की संविधान संशोधन हुई है। तो वो किससे रिलेटेड है? तो वो जो है दोस्तों महिलाओं से रिलेटेड है, जो कि महिलाओं को 1/3 भाग क्या हो गया कि लोकसभा में और विधानसभा में
सीटों का आरक्षण दिया गया है। तो इसे दोस्तों बहुत आप ध्यान से रख लीजिएगा। और अभी तक कितना 106 नंबर संविधान संशोधन तक ही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 48, 49, 50, 51 और प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका कौन सा? 51। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, 50 क्या है? तो 50 है आपका कार्यपालिका। इसमें क्या है दोस्तों? कार्यपालिका 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 और न्यायपालिका न्यायपालिका को अलग करना इसमें कहा गया है। 49 में क्या है दोस्तों? तो 49 में स्मारकों के संरक्षण से है। 48 में क्या है दोस्तों? तो ये कृषि और पशुपालन से है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपका बेरूबाड़ी 1960, केशवानंद भारती 1973, सज्जन सिंह वाद 1965, गोलकनाथवाद 1967 और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों बेरूबाड़ी में ये कहा गया था कि इसमें संशोधन नहीं हो सकते हैं। सॉरी दोस्तों, इसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है या संविधान का अंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान की एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है? ऑप्शन ए। एकल नागरिकता कहने से मतलब दोस्तों ये है कि भारत का कोई एक नागरिक है तो उसको नागरिकता एक ही होती है, लेकिन अमेरिका में दोस्तों अलग अलग होती है। एक अमेरिका में होने के नाते इनको एक नागरिकता दी जाती है, और अमेरिका में जिस राज्य के अंदर होते हैं व्यक्ति उस राज्य की भी इनकी नागरिकता होती है। यानी कि यहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, और अपने यहाँ कौन है? तो एक हरी नागरिकता है, यानी कि हम भारत के हैं तो बस हमें भारत की नागरिकता मिलती है, हमें किसी स्टेट की नागरिकता नहीं दी जाती है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों। 3 में क्या है? तो फंडामेंटल राइट, और इसमें क्या है दोस्तों? तो डीपीएसपी, जिसकी इन दोनों की डिटेल चर्चा हमने पहले वीडियो में कर रखी है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? तो संघीय व्यवस्था इसमें की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित कानून दिया गया है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 और डी है आपका 36 से 51 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो नागरिकता से संबंधित दोस्तों कौन है? तो बी है। ठीक है दोस्तों, ये कौन है? तो फंडामेंटल राइट से, और ये कौन सा है दोस्तों? तो डीपीएसपी से। ठीक है दोस्तों, और ये भारत राज्यों का संघ होगा उससे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने की विशेष विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो ये दोस्तों उसी भाग में की गई होगी जिसमें क्या होता है, किसकी चर्चा की गई है। तो ये है दूसरे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 13, 14, 15, 16 और कौन सा है? प्रयास नहीं किया गया। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, 15 में क्या है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों मूल जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना। और 16वां क्या है दोस्तों? तो इसमें होता है लोक नियोजन से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा दिया गया है मौलिक अधिकार का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है? अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 और प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है कौन सा आपका? वो है डी। ठीक है दोस्तों, डी इसका सही जवाब है। अब दोस्तों 17 क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत जैसी भावनाएं थी तो उसको खत्म करना था। अब बाकी दोस्तों हमने अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित मानी जाती है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 19 के क्लाउज फर्स्ट का सब क्लाउज ए, अनुच्छेद 19 के क्लाउज फर्स्ट का सब क्लाउज बी, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है आपका? ऑप्शन ए इसका
सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 20 में बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों जो कि 20 में क्या है दोस्तों, तो अपराधियों को मामले में मनमानी सज़ा का अधिकार से या दोष सिद्धि से संरक्षण है, यानी कि अपराधियों को कुछ संरक्षण की व्यवस्था की गई है। और 21 में क्या है दोस्तों, तो 21 में है जीवन जीने का अधिकार। ठीक है दोस्तों। आज का हमारा आखिरी और अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगर दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित करने से रोकता है? अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। और बाकी दोस्तों अगले पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे बचे हुए क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।